मैंने कहा कि मैं वो कहानी निकालना चाह रहा हूँ मेघा के अंदर से जो अमूमन लोगों ने नहीं सुनी है। मैं कहानी की शुरुआत वहाँ से करना चाहता हूँ जब मेघा पहली बार बेस कैंप पहुँची थी और उसको एवरेस्ट फतेह करने का सपना था। मैं वहाँ से शुरुआत चाहता हूँ। मैं पीछे की कहानी हम लोग थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारा कुछ उससे पीछे बीत चुका था मेघा की ज़िंदगी में। बहुत सारी चीज़ें कि किसी के माँ बाप अगर आपसे ये कह दें कि आप लौट कर मत आना, एवरेस्ट पे ही रह जाना, यही हमारे लिए सबसे बड़ा सुकून होगा, तो शायद इससे बड़ा दर्द कुछ नहीं हो सकता। तो मेघा की ज़िंदगी के वो सारी चीज़ें, वो सारे पहलू हम बताएंगे। लेकिन पहला वही कि जब बेस कैंप पहली बार गए और फतेह करने की कहानी कैसे पूरी कट टू कट हम जानना चाह रहे हैं कि कैसे आप दूसरे बेस कैंप पहुंचे, तीसरे पहुंचे, क्या घटनाएं हुई और कैसे मरते मरते बचे, वो कहानी। पहली बार जो 2017 में मैं पहली बार एवरेस्ट बेस कैंप गई, उससे पहले तक तो कोई लड़की भी एवरेस्ट बेस कैंप नहीं गई थी, तो वो भी अचीवमेंट था। मैंने पहली बार माउंट एवरेस्ट को 5345 मीटर की हाइट पे सोने की तरह चमकते हुए देखा था। संध्या का समय क्योंकि हो रहा था और उसे मतलब आज जैसे सूरज की रोशनी माउंट एवरेस्ट पे पहुंचती, वही फ़ोटो मेरे घर पे लगा हुआ है ताकि मैं जब भी देखूँ तो मैं मोटिवेट हूँ। जब मैं तैयारी करती थी तो वो ऐसा लग रहा था कोई सोने का बहुत बड़ा ज्वाला वहाँ रखा हुआ है और वहीं क्लिक हो गया था, इसको तो क्लाइंब करना है मेरे को। आने के बाद जर्नी 2017 में शुरू हुई कि अब उसको चढ़ना है। बेस कैंप तक तो कोई भी पहुँच सकता है ईजिली, जिसकी हल्की फुल्की फिटनेस हो वो एवरेस्ट बेस कैंप पहुँचता है। पर बेस कैंप बेस होता है, उसके बाद असली चीज़ें सारी शुरू होती है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, फिज़िकली प्रिपेयर होना पड़ा, फाइनेंशियली तैयार होना पड़ता है। उसके बाद सब कुछ करने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि सक्सेसफुल सबमिट हो, वहाँ वेदर का बहुत रोल होता है और पर्वत देवता का बहुत बड़ा रोल होता है। पहाड़ पे कहावत है कि पर्वत देवता चाहेंगे तो कभी कहते हैं बहुत फिटनेस वाला व्यक्ति होता है, वो सोचता है मैं तो सबमिट कर ही लूँगा, तो चाहे कितना भी फिट व्यक्ति क्यों ना वो सबमिट नहीं कर पाएगा। कभी कहेंगे बिल्कुल धीरे धीरे चलने वाला व्यक्ति जिसकी आशा नहीं कर सकते कि अब वो चढ़ जाएगा, वो चढ़ जाता है। तो पर्वत देवता जिसको चाहेंगे वही सबमिट कर पाता है, बहुत रोल होता है। तो जब मैं पहली बार 2017 में मैंने डिसाइड किया कि माउंट एवरेस्ट सबमिट करना है, तब मैं 3000 रुपये की नौकरी करती थी, हिंदी में टाइप करके मुझे देना होता था हेडलाइंस वगैरह सब कुछ। और माउंट एवरेस्ट तो दूर दूर तक नहीं सोच सकती थी। 3000 रुपये और 25 लाख रुपए राशि और फिर फिटनेस करना। तो मेरा फिटनेस कैसा होता था, घर के काम के जरिए। जो मेरा घर था वो दूसरी मंजिला पे था, तो नीचे हेडपम्प से 12-13 कुप्पे पानी भर के लेके जाना पड़ता था कृति फॉर्चून के खाली। तो वही वर्कआउट था, थोड़ा बहुत रनिंग वगैरह कर लेते थे। मेन था 25 लाख रुपए इकट्ठे करना, क्योंकि नेपाल गवर्नमेंट को रॉयल्टी फ़ीस देनी पड़ती है हम लोगों को एवरेस्ट परमिट की, फिर 4 लाख शेरपा की फ़ीस होती है, इक्विपमेंट बड़े कॉस्टली आते हैं, आपका इंश्योरेंस होता है, पूरा मिला के पूरा 25 लाख रुपए लगता है आपका। क्योंकि उस टेम्परेचर पे ऐसे इक्विपमेंट बड़े महंगे आते हैं जो आपको -52 डिग्री से बचा ले, वरना फोर्स बाइट हो जाता है, उंगलियाँ कट करनी पड़ जाती है। इतनी ठंड में उंगलियाँ गल जाती, जो पहले के हम पुराणों में पढ़ते हैं कि पहाड़ चढ़ने से चीज़ें गल जाती, शरीर गल जाता है, उसे फोर्स बाइट समझ सकते हैं आप आम लोगों की भाषा में। तो 25 लाख इकट्ठे करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। बहुत भूमि में ऐसा कोई द्वार नहीं था जहाँ मैं नहीं गई। लोग बोलते थे कि अधिकारी लोग स्पॉन्सर करते हैं, वहाँ गई जहाँ सुनने को मिलता था कि अरे ये सलवार सूट वाली लड़कियाँ माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगी, खिलाड़ी क्या करेंगे। दूसरा फिर कई जगह ऐसा था कि लोग भगा देते थे, अरे ये लड़की 18 लाख देखे तुमने, ये भी सुनना पड़ता था। फिर कई बार ऐसा होता था कि लोग बोलते थे कि फिज़िकली फिट नहीं है, मेंटली होने से क्या होता है। 25 लाख कितनी बड़ी राशि होती है। बट फिर फाइनली कुछ बड़े ब्रांड्स और कुछ अच्छे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे 25 लाख रुपए की राशि हुई। अब चैलेंजेस आता है पहाड़ का, पैसे के बाद आता है पहाड़। तो एवरेस्ट बेस कैंप के बाद 4 कैंप होते हैं हमारे, 2 महीने का हमारा एक्सपेडिशन होता है। आपको 2 महीने के एक्सपेडिशन में हम पहले कैंप 1 जाते हैं, रात की 12 बजे सबसे गले लग के, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इसके बाद हम वापस आएंगे। पहले बार भी कुंभू आइसफॉल पार करते हैं। जूते होते हैं वो 2-2 किलो के होते हैं, बैग होता है 36 किलो का होता है। रात को थोड़ी सी खीर खाते हैं मीठी सी और चलना शुरू करते हैं। आपका शेरपा होता है, शेरपा मतलब गाइड जो आपसे आगे चलता है,
वो आपके आगे चलता है, आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। आप रुक नहीं सकते हो, एज ए गर्ल आप वॉशरूम भी नहीं जा सकते क्योंकि आप डाउन सूट पहन लेते हो। कंटिन्यू चलना है। और लेडर होते हैं कुंभू ग्लेशियर के, जो कैंप 1 के बीच में, जैसे कुंभू का कफ कहते हैं जो कभी नहीं जाता, वैसे कुंभू ग्लेशियर इस दीवार के जितने बड़े बड़े बर्फ़ के पत्थर हैं, पिलर हैं, मतलब ये समझ लीजिए ब्लैक ग्लेशियर, ब्लू ग्लेशियर है, जिनके ऊपर लेडर लगे हुए हैं। लेडर मतलब निशानी नुमा, और उसमें छोटी सी रोप, पतली सी रोप लगी होती है, और जैसे आप पार करते हो ऐसे झिक 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 हिलता है, तो लोगों के पैर ऐसे कपकपाते हैं क्योंकि डर लगता है आप क्रवास में गिरोगे, अब जिंदा तो बच जाओगे, पर जैसे कैसे बर्फ़ को हम हाथ में रखते तो पिघल जाती है, तो वैसे ही आपका शरीर नीचे ज़्यादा लग जाता है, तो वो हाइपोथर्मिया की वजह से लोग मर जाते हैं। कई बार सबसे गिरते तो ऊपर की स्किन, पेट की और पीछे की स्किन आ जाती है, तो इंसान को बचना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे 42 लेडर आप पार करते हो, हर बार अलग अलग होते हैं। रात भर चलना है कंटिन्यू, स्लोली स्लोली। 2 दिमाग काम करते हैं, शरीर का जो बोलता है मेरे से नहीं हो रहा है, दूसरा दिमाग बोलता है एक एक स्टेप, और ट्री लाइन नहीं है तो ऑक्सीजन कम होने लग जाता है, तो बहुत डिफ़िकल्टीज होती है वहाँ चलने में। आपको लगता है कि शरीर का एक एक अंग दुख रहा है। वहाँ रात भर चलने के बाद सुबह हम लोग पहुँचते हैं कैंप 1। कैंप 1 में हम टेंट लगाते हैं, ऐसा जगह बनाते हैं, बर्फ़ खोलते हैं, पिघलाते हैं, उसका पानी पीते हैं। और एल्टीट्यूड पे क्योंकि आपका बॉडी का डाइजेशन सिस्टम काम नहीं करता है, हमारा शरीर ऑक्सीजन, बड़ा समझदार है हमारा शरीर, तो ऑक्सीजन हमारा शरीर सिर्फ जहाँ ज़रूरत है वहीं देता है। जैसे हमारे लंग्स को, इन सब को, हमारे ऑर्गन्स को, वो फिर ये उंगलियों के पॉइंट को कम देना शुरू कर देता है, पैर के पॉइंट को, ये और ये, इसलिए फोर्स बाइट सबसे ज़्यादा यहाँ होता है। कुछ लोगों की माउंटेनियर की नाक कट जाती है, कान कट जाते हैं, हाथ की उंगलियाँ कट जाती है, पैर के दम कट जाते हैं, क्योंकि वो सुन्न होने लग जाते हैं और वो लोग मूवमेंट नहीं रखते। और वैसे ही डाइजेशन सिस्टम का होता है। हाई एल्टीट्यूड पे हमारा शरीर वो नहीं पचाएगा खाना, तो आपको वहाँ सूप पीना पड़ता है, इसीलिए बॉडी पहले फैट खाती है, मसल्स खाती है, धीरे धीरे आपको खाना शुरू कर देती है। इस एल्टीट्यूड के लिए हमारा शरीर बना नहीं होता है। एल्टीट्यूड पे हमारे सेल्स मरने लग जाते हैं। हमारा बॉडी किससे बना है? सेल्स से बना है, तो हमारे सेल्स मरने लग जाते हैं। फिर उसके बाद 1 रात बिताना पड़ता है, और दुनिया का सबसे गंदा हेडेक उसी समय होता है आपको, क्योंकि आपका बॉडी एक्मेटाइज हो रहा है। फिर वापस आना है, अगला राउंड लगेगा 3 दिन के गैप के बाद। कैंप 1 पहुँचेंगे, और फिर रात को दूसरी दिन सुबह पहुंचने के बाद अगली दिन शाम रात शुरू होने वाली होती है, बिल्कुल अध पका सा दिन होता है, तब वहाँ पहुंचते हैं हम कैंप 2। कैंप 2 ऐसा होता है कि दिख रहा होता है और पहुंच नहीं पाते, वो बहुत झिकझक का रास्ता है। कैंप 2 तक हेली रेस्क्यू हो सकते हैं आपको, जैसे कुछ लोगों को खून की उल्टियाँ हो जाती है, कुछ लोगों का पेट का एसिड बाहर आ जाता है, तो कैंप 2 तक हेली रेस्क्यू हो जाता है। इससे ऊपर हेलीकॉप्टर और ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा प्रेशर ऊपर नीचे बढ़ता है, ऊपर घटता है, तो हमारे जो एरोप्लेन होंगे वो फूट जाएंगे। तो उस एल्टीट्यूड तक मान लो किसी को कुछ हो भी रहा है तो हेली रेस्क्यू हो सकता है। इसके बाद तो फिर भगवान ही मालिक है और आप अपने मालिक हो, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। फिर अब आता है कैंप 3। कैंप 3 मतलब 70 डिग्री का ग्रेडियंट, आपको वॉशरूम भी जाना है तो कैराबिनर लगे आके जाना है। फिर उसके बाद आता है वही डेथ जोन शुरू हो जाता है, यहाँ से हम सप्लीमेंट ऑक्सीजन लेते हैं, और सप्लीमेंट ऑक्सीजन लेने के बाद भी आप मर सकते हो। तो कैंप 3 के बाद क्या होता है, जितने भी क्लाइमरों की डेथ हुई है, माउंट एवरेस्ट पे 350 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ का गार्बेज है। सो वो ग्लेशियर हर बार मूवमेंट करता है, नई नई डेड बॉडीज़ निकल के आती है। कई बार आपको उनके ऊपर से क्रॉस करना है, कई बार आपको बगल से क्रॉस करना है, और उसके बाद आप कैंप 4 पहुँचते हो। कैंप 4 मतलब डेड बॉडीज़ का हब, जहाँ जितने लोगों की भी डेथ होती है उनको स्लीपिंग बैग में बंद करके रख देते हैं, वहीं आपके टेंट लगे होते हैं। कैंप 4 के बाद समिट पुश होता है, और समिट पुश मतलब आपको कंटिन्यू चलना है। उस समय तो आपके शरीर में जान नहीं बचती। 4 दिन हो जाते बिना खाए हुए, 2 दिन हो जाते पानी बिना पिए हुए, क्योंकि जम चुका होता है ऑलरेडी। कैंप 3 में पानी पी के आप आते हो, होंठ सफ़ेद पड़ जाते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से, चेहरे में से खून के चपटे निकल जाते हैं, ऑलरेडी इतनी बार स्किन आपकी निकल चुकी होती है, और कुछ जान नहीं होती आपके शरीर में। और उस समय आपका दिमाग बोलता है नहीं नहीं अब ख़त्म हो गया, यहीं सो जाओ, यहीं सोते सोते मर जाओ। दूसरा आपका शरीर बोलता है नहीं नहीं मुझे करना है। और जो आपने बताया था कि इन सब चैलेंजेस के बाद भी 2018 में मेरा 700 मीटर समिट रह गया था।